दोस्तों, बात हो हाथरस की या हो कठुआ की, या बात की जाए उन्नाव की, या बात हो आसाराम की, हर हमेशा से बीजेपी गवर्नमेंट क्रिमिनल्स को और रेपिस्ट को बचाते आई है और आज भी बचा रही है और आगे भी बचाने की प्रक्रिया चालू रहेगी। आखिर क्यों वे ऐसा कर रहे हैं? दोस्तों, आसाराम जैसे रेपिस्ट को, क्रिमिनल को हमारे देश में बचाया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। राम रहीम को बचाया गया दोस्तों। ऐसे ऐसे क्रिमिनल को बचाया जा रहा है हमारे देश के अंदर। आज हर चौक पे दोस्तों और हर चौराहे पे लड़कियां अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही है। कहाँ है वो लोग जो कहते थे हाँ मैं भी चौकीदार? कहाँ गए चौकीदार साहब? और क्या आपकी चौकीदारी में क्या कमी रह गई, या चौकीदार ही चोर है? इस बात की आज खुलासा तो हो ही जाएगी। और दोस्तों, क्यों आखिर भाजपा जो है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है और क्यों उन्हें लगातार बचाने की कोशिश करते रहती है? चलिए सभी चीज जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली बात हो जाता है क्या कि भाजपा गवर्नमेंट भी सक्सेस नहीं कर पाती कि वो क्रिमिनल केसेस को रोक पाए। तो आइए जानते हैं क्यों भाजपा गवर्नमेंट ऐसे करने को लग रही है आज। दोस्तों, यूपी के अंदर बीजेपी के 37% ऐसे एमएलए हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेज हैं और कुछ के साबित भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई जेल नहीं पहुंचाया गया। और दोस्तों, आज भी बीजेपी जो पार्टी है, उनसे आधा सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलए और एमपी जो निकलते हैं दोस्तों, उनपे क्रिमिनल चार्जेज है एज कम्पेयर टू अदर पार्टी। योगी के पास भी बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। बहुत सारे केसेस हैं जो अगर मैं गिनने बताऊं तो बहुत सारा मेरा टाइम चला जाएगा और आपका भी। दोस्तों, कहाँ गए वो मोदी जी जब वो कहते थे बेटी बचाओ का नारा देखते थे और कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार भाजपा सरकार? कहाँ गए वो लोग? मैं तो अब देखकर दंग रह जाता हूँ सुनकर कि कैसे कैसे सरकार थे जो सिर्फ फेक वादों को, प्रोपेगेंडा को चलाते थे। कहाँ गए मोदी सरकार जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज उनकी हालत, और पहले भी उनकी हालत ऐसी थी और आगे भी शायद बरकरार रहे दोस्तों, कि बलात्कारी बचाओ। और आज भी उनकी हालत ऐसी बन चुकी है और आगे भी शायद रहेगी कि बलात्कारी बचाओ अभियान। जो दोस्तों 2012 में कहती थी बेटी बचाओ और बेटियों के पक्ष में जो ऐसी बातें बोलती थी, अगर वो सडनली ऐसा चेंज आता है तो काफी शौक में हम लोग चले जाते हैं कि ऐसा भी सरकारें क्या कर सकती है। पहली बात दोस्तों, गवर्नमेंट से हमें 2 सवाल हमेशा पूछने चाहिए, इस गवर्नमेंट से खासकर। ये लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या बलात्कारियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और दूसरी सवाल ये दो कि व्हाई डज दे से बेटी बचाओ एंड देन टू डू बलात्कारी बचाओ? आखिर क्यों ऐसा गवर्नमेंट कर रही है? इस बात को आप गवर्नमेंट से पूछना एक बार जरूर कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। दोस्तों, केस नंबर 1, जब बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जो है दोस्तों आसाराम को बचाने की कोशिश करते हैं और उनके आसाराम पे केस लगा था दोस्तों माइनर गर्ल सेक्सुअल असल्ट का। सब उस एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार किया आरोपी थे। फिर भी दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं और एक एमपी भी हैं बीजेपी के, वो ऐसा मान रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे कि इन्होंने ये निर्दोष है और उनको बचाने की हर कोशिश की गई थी। और सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही नहीं बल्कि दोस्तों साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग भी इस चीज का समर्थन किया और उन्होंने भी आसाराम बापू के प्रति अपनी दयालुता को दिखाया और उन्होंने कहा कि वो ऐसा है ही नहीं और इस पूरे जो बात है इसको फेक बताने की कोशिश की गई थी। तो आएगा, आने वाला तो जरूर आएगा, जज साहब जरूर निर्णय देंगे। अब निर्णय क्या देंगे ये तो उनके ऊपर है, लेकिन मेरी भावनाएं हैं आसाराम जी बापू के लिए कि प्रभु उनको दोष मुक्त करे। उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए उनको न्याय मिले। और आपको एक बात और बताऊं, मैं कितने विश्वास के साथ कह रही हूँ कि वो दोषी नहीं है। उनको अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी। आसाराम बापू कौन है ये तो सबको पता है, लेकिन वो जिस तरह से भगवा को बदनाम किए और जो भगवा के संत को बदनाम किए संत के नाम पे, वो काफी शर्मनाक बात है। और वो भी दोस्तों साध्वी प्रज्ञा कौन, जो वो ऐसा बातें बोल रहे जो खुद दोस्तों मालेगांव बम ब्लास्ट में एक आरोपी है, वो ऐसी बात कहे तो शोभा नहीं देती है। केस 2 लेते हैं दोस्तों। केस 2 हमारे ये है दोस्तों, जब साक्षी महाराज जो कि बीजेपी के एमएलए और एमपी रह चुके हैं दोस्तों, उन्होंने राम रहीम जैसे
क्रिमिनल को बचाने की कोशिश की। बताइए अब डेमोक्रेसी कहाँ तक सीमित रह चुकी है, जब ऐसे लोग, ऐसे जो एमएलए और एमपी चुने जाते हैं, वो इन सब क्रिमिनल को सपोर्ट करते हैं और इनको पूरी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, एक जस्टिस नाम का भी चीज होता है और जुडिशरी नाम का चीज होता है, जो ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स को और ऐसे एमएलए एमपी को सपोर्ट नहीं कर पाता है और उनकी मकसद को बरकरार नहीं कर पाता है और उसे चूर कर रख देता है और क्रिमिनल को सजा मिल जाती है। ये आज होती है और ये है हालत हमारी डेमोक्रेसी की इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों केस थर्ड। जो केस थर्ड है ना, वो एक्चुअली एक रियल हीरो की कहानी है और जिस तरह से वो लड़की अपनी लाइफ के लिए उन करोड़ों औरतों के लिए लड़ती है जिनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत हो गई है और वो खड़ा नहीं हो पाते हैं अपने आप को लेकर, उसके लिए जो समर्थन में लड़ी और खुद के लिए जो लड़ी, अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल की, अपनी इज्जत के लिए, उसको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि ऐसे भी मतलब एक ब्रेव हो सकती है क्या। दोस्तों ये केस है दोस्तों उन्नाव की। ये केस है बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ। कुलदीप सिंह सेंगर जिसको भी दोस्तों सीबीआई बचाने की कोशिश करती है, सीबीआई। ये केस है दोस्तों उन्नाव की एक टीनेजर की, जिसको कि दोस्तों कथित तौर पे और बहुत दरिंदगी के साथ कुलदीप सेंगर, उनके भाई और कुछ लोगों के द्वारा उनको, उस लड़की को गैंग रेप किया जाता है। बहुत बुरी लगती है बात बोलकर, लेकिन फिर भी अगर सच्चाई को लाना है तो बोलना पड़ता है कभी कभी। और उसके साथ इतनी दरिंदगी की जाती है दोस्तों कि वो जब लड़की एफआईआर कराने जाती है नजदीकी पुलिस स्टेशन, तो एमएलए के डर से दोस्तों कोई उनका केस नहीं लेता है, उस लड़की का केस कोई नहीं लेता है और उनको भगा दिया जाता है। लड़की फिर भी संघर्ष करती है और संघर्ष इतना करती है कि एमएलए के द्वारा उसको घर, उसके फैमिली को, उसके घर को बर्बाद कर दिया जाता है, उनके कई रिश्तेदारों को मार दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ तक बात एक रेपिस्ट को बचाने की हो रही है, तब जो पुलिस है, हमारी प्रशासन है, वो कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार ना करके दोस्तों, बल्कि विक्टिम के ही पिता को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस एक फॉल्स केस में और उनको मारती पीटती है। उसके बाद कुलदीप सिंह के भाई जो है उनको डेथ के बाद भी पीटा जाए। और फिर भी दोस्तों ये जो लड़की है ये नहीं रुकती है और अपने लाइफ के लिए संघर्ष करती करती जाती है और कई सरकार के सामने अर्जी लेकर जाती है, कोई फायदा नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। सीएम के पास कई बार जाते हैं और लास्ट में लड़की इस तरह से अपने आप को मजबूर कर लेती है और इनको इस तरह से फोर्स किया जाता है इस लड़की को कि वो अपने आप से खुदकुशी करने की सोच लेती है और सीएम हाउस के सामने, सीएम ऑफिस के सामने जाकर वो खुदकुशी कर लेती है। और फिर भी दोस्तों आज कंटिन्यूसली जो है योगी जो है, सीएम योगी, वो उस स्माइलिंग और जो सिंगर है कुलदीप सिंह सेंगर, उससे मिलता रहा। इससे शर्म की बात क्या होगा कि एक क्रिमिनल के साथ हमारी सरकारें काम कर रही थी, हमारी सरकार में एक क्रिमिनल का इंसान था। तो देखिए अंधभक्त साहब, ये है आपकी यूपी और ये है आपकी सच्चाई, आपकी गवर्नमेंट की, आपकी प्रशासन की। आइए बात करते हैं केस 4 के अंदर। केस 4 दोस्तों एक्चुअली सभी को हिला कर रख देने वाली है, या ना तो, और एक ऐसी घटना है जिसको आपको सोचने पे मजबूर करने वाली है कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि मान लीजिए आप जेल जाने वाले हैं, आपने ऐसा कुछ किया, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतनी इंसानियत खत्म हो जाएगी और आप जनता की भी इतनी, मतलब आप क्या सोचकर क्या बोल सकते हैं, ये आपको अब डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये कहानी है दोस्तों कठुआ की, जब दोस्तों एक माइनर एज की 8 साल की लड़की के साथ इतनी दर्दनाक बातें की जाती है, उसके साथ दरिंदगी की जाती है एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर के द्वारा और फॉर्मर रेवेन्यू स्पेशल के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जो दरिंदगी की जाती है उसे शायद कोई सुनना भी पसंद नहीं करेगा दोस्तों, ये सच्चाई है। और ये 4 लोग दोस्तों एक्यूज होते हैं उस लड़की की किडनैपिंग के लिए, उसको टॉर्चर किया जाता है दोस्तों, उसका रिपीटली कई बार बलात्कार भी किया जाता है दोस्तों, उसके सामने उसकी सर को फोड़ दिया जाता है, ऐसी घटना होती है। उसको ड्रगिंग किया जाता है दोस्तों। ऐसा होने के बावजूद भी वो जो पुलिस ऑफिसर रहता है वो उस
एविडेंस को मिटा देता है। लेकिन वहां से सौभाग्यपूर्ण वाली बात ये कह सकते हैं कि वहां इस पुलिस को केस ना दिया जाकर बल्कि उसको क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच जब इन्वेस्टिगेशन की तो वो ऐसा नतीजे पे गई और वो ऐसा बताई कि इसका मोटिव था कि लोगों के बीच, दो कम्युनिटी के बीच भड़काव पैदा करना, कॉम्युनल फाइटिंग जिसको कह सकते हैं आप, दो गुटों में विवाद करवाना, वो मोटिव बताया गया, जो कि सरासर एक झूठ थी दोस्तों। बट दोस्तों ये एविडेंस काफी थे कि उन सभी आरोपियों को जेल भेजा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद दोस्तों ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया और कुछ कम्युनिटी को दिखा दिया गया, हिंदू मुस्लिम को दिखा गया है, यहाँ पे दो गुटों में विवाद करवा दिया गया। तो लोग जो एक्यूज है उसको बचाने के लिए और विक्टिम को बचाने के लिए अलग अलग गुटों में डिवीजन कर लिए और खुद को प्रोटेस्ट करने लगे कि ये दो गुटों में सिर्फ विवाद लड़वा रहे हैं, ऐसा कहा गया। बीजेपी मिनिस्टर जो कि जम्मू एंड कश्मीर के होते हैं दोस्तों, वो हिंदू एकता मोर्चा निकालते हैं, जो कि एक्यूज, जो कि आरोपी है, उनको बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है। और वो जो क्रिमिनल होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, उनकी बचाने की बात की जाती है। यहाँ विक्टिम के साथ खड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि एक आरोपी के साथ, एक बलात्कारी के साथ खड़ा करवाया जाता है इस सरकार को। क्या मतलब आज डेमोक्रेसी बच गई है कि हमारी सरकारें आज ऐसे लोग के साथ खड़ा होती है। और हद तो तब पार हो जाती है इस केस में जब साध्वी प्रज्ञा इसको दो गुटों में विवाद करवाने की बातें करती है और बताती है कि ये ऐसा दरिंदगी हुआ ही नहीं है, ये गलत है, बस इसको हिंदू मुस्लिम करने की बात आ रही है। कठुआ केस में एक ऐसा षड्यंत्र जिसको सुन के और ज्यादा मन में बड़ी घृणा पैदा होती है एक जाति विशेष वर्ग के लिए, और वह वर्ग मुस्लिम वर्ग है, वह वर्ग कांग्रेसी वर्ग है, वह वर्ग वामपंथी वर्ग है। और मैं इसलिए यह स्पष्ट कह पा रही हूँ कि इतना घृणित कार्य जिसे बलात्कार कहेंगे, और वह बलात्कार जिस बच्ची के साथ हुआ ही नहीं है, ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि वो बलात्कार हुआ ही नहीं है उसके साथ, सिर्फ उसकी हत्या हुई है, और वो भी किसने की पता नहीं। लेकिन बलात्कार जैसा केस लगा करके मुस्लिम अपनी बच्ची के साथ और हिंदुओं को उसमें डाल देना, इससे बड़ा विभत्स राजनीतिक षड्यंत्र और क्या हो सकता है। यानी बच्ची का बलात्कार नहीं हुआ है, पर बलात्कार किसने किया आपको मालूम है? उस बच्ची की हत्या हुई, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। और कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने, मुस्लिमों ने उस बच्ची का मरने के बाद बलात्कार कर दिया, जिसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि जिसका बलात्कार नहीं हुआ है उस बच्ची को बलात्कार बता दिया कि इसके साथ बलात्कार हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इतना घृणित कार्य कर दिया। यानी उस बच्चे की जो मृत्यु हुई है उसकी आत्मा को भी इन लोगों ने तसल्ली से रहने नहीं दिया। ये क्या उसके हितैषी होंगे? समझिए आज कितनी बड़ी बात एक एमएलए और एमपी बोल जाता है जिसपे कोई कार्रवाई नहीं होती है। कितनी शर्म की बात है। अब बस रुकिए और सोचिए अब कि अगर ऐसा निर्भया के साथ होता तो आप क्या करते। सोचिए दोस्तों, जब 2012 में निर्भया के साथ ऐसा हुआ था तो पूरी कंट्री जो है वो उसकी बिना कम्युनिटी, बिना उसकी जात पात को देखे, बिना उसकी आइडेंटिटी को देखे दोस्तों, वो उस विक्टिम के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा हुआ था और उसकी जस्टिस की मांग की थी। लेकिन आज और पीएम नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ जाने उसे भारत की बेटी का दर्जा दिया था और उन्होंने कहा था कि ये भारत की बेटी है। और आज दोस्तों पीएम मोदी को क्या रोक रही है उस मुस्लिम लड़की को और वो तमाम लड़कियों को जिस कुलदीप सेंगर वाले विक्टिम के साथ, क्या उनको रोक रही है कि उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि ये भी भारत की बेटी थी? क्या उनकी आंखों में ये भारत की बेटी नहीं थी? क्या आप कहना चाहेंगे? क्या पीएम मोदी इस बात का जवाब दे पाएंगे या देंगे कि क्या वो लड़की भारत की बेटी नहीं थी? क्या वो क्यों नहीं थी? क्यों आपकी आंखें नहीं खुल रही है? यहाँ तक तो छोड़िए दोस्तों, दीपिका राजावत जो कि उस विक्टिम की लवर थी, उसको भी धमकाया गया कि आप इस केस को मत लीजिए और इनको न्याय दिलाने की बात आप मत कीजिए, वरना आपके साथ जो होगा। ये उनको धमकाया जाता है। ये है हमारी कंट्री की हालत, हमारी सरकार की हालत। हमारी डेमोक्रेसी आज इस तरह से गिर चुकी है इस सरकार के अंदर। दोस्तों मोदी सिर्फ 2012 में निर्भया के साथ जो घटनाएं हुई थी उसके सपोर्ट में सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि पॉलिटिकली इनके लिए एक कॉन्फिडेंट वे था कि इनको एक सरकार बनाने का मौका मिल सके, और इनके लिए वो फायदे वाली बात थी कि वो कांग्रेस को टारगेट कर सके, यूपीए गवर्नमेंट को टारगेट कर सके। लेकिन दोस्तों यही बात जब आज उनके सरकार में हो रही है और जब गठुआ में हुआ थी, जब ये बात गठुआ में हुई
और उन्नाव में हुई तो वो क्यों नहीं खड़ा होते हैं? सिर्फ इस वजह से क्योंकि अगर वो आज इस बात पे, इस मुद्दे पे बोलते तो उनकी सरकार गिर सकती थी। ये उनके लिए कॉन्फिडेंट वे नहीं था, ये रिस्की प्रोजेक्ट हो सकता था उनके लिए कि अगर वो कुछ बोलते तो हिंदू एकता मोर्चा उनके ही पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उनके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए आज बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार तमाम हदों को पार करते जा रही है और इन सब मामलों पे नहीं बोल रही है क्योंकि उनको उनकी सरकार जाने का डर है। और उन्नाव मामले में सिर्फ इसलिए नहीं बोले क्योंकि वो उसी पार्टी का एमएलए था और उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, जब हम 2012 में हम लोगों ने चुप्पी मोदी जी की नहीं बर्दाश्त कर सके तो आज 2020 के अंदर हम क्यों उनकी चुप्पी बर्दाश्त कर रहे हैं? सोचिए इस बात पे कि हम आज उन पे क्यों नहीं कोई दबाव और वो क्यों कोई भी बात इस पीड़िता के लिए नहीं आवाज उठाते हैं? क्यों? क्या हुआ उस फास्ट ट्रैक कोर्ट की? जरा फिर से सुना दे। जब चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी, नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबर में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जितने आज जीते हैं जरा किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेल में डालो। पार्लियामेंट को साफ करो, पहले वो गुनहगार सिद्ध हो गया तो जेल जाएगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी, नया चुनाव आएगा और कोई गुनहगार अब चुनाव में मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या मोदी जी, आपकी शुद्धि की शुरुआत, आपकी अच्छाई की शुरुआत इसी से हो रही है क्या? आज क्यों हम 2012 में जो चुप्पी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और नहीं कर सके, वो आज हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? मैं अंधभक्त से पूछ रहा हूँ, मैं इस देश की जनता से पूछ रहा हूँ जो मोदी के साथ खड़े हैं और जो मोदी के विरुद्ध खड़े हैं, दोनों से। दोस्तों, एक्चुअली ना मुझे इस कहानी को देखकर, इस घटना को देखकर मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है। कौन सी फिल्म का? रेस फिल्म का, जो मोदी जी के लिए ये सुटेबल बैठती है कि जो धंधे के लिए सही वो सही और जो धंधे के लिए गलत वो गलत। ये बात मुझे शाहरुख खान की डायलॉग मुझे आज याद आ रही है जो मोदी जी इस फिल्म को देखने के बाद काफी अच्छे से निभा रहे हैं। और अगर और कोई केसेस खुलवाने हैं तो कमेंट कीजिए। वैसे तो आज मैं यहीं पे इनको क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और भी इनके बारे में बताऊं तो प्लीज कमेंट, वीडियो के नीचे बहुत सारे अभी भी कुछ ऐसे भी केसेस हैं दोस्तों जिनको रिपोर्ट नहीं किया गया, फाइल नहीं किया जा रहा है। उनको दोस्तों धमकाया जाता है उनके विक्टिम के परिवार को कि आप FIR नहीं करो, मेरे विरुद्ध में आप कुछ नहीं बोलो, और कुछ लोगों को पैसे देकर राजी करवा लिया जाता है। ये है हमारे देश की हालत। ये तो सिर्फ ऐसे थे जो रिपोर्टेड केस थे दोस्तों, कुछ ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट हुए ही नहीं है हमारे देश में। और इसमें गिरफ्तार किसको किया जाता है? निर्दोष काफिल खान को, जो एक अपनी काम को ईमानदारी पूर्वक कर भी पूजा को मान रहे हैं। ऐसे लोगों को परेशान किया जाता है और ऐसे क्रिमिनल खुले घूमते हैं MLA और MP बन के, CM बन के। क्या आज ये है सरकार की सच्चाई, डेमोक्रेसी की सच्चाई? फिर भी जनता कोई आवाज नहीं उठाती है। दूसरी बात दोस्तों मैं करना चाहूंगा सुशांत सिंह राजपूत की, जिसके मामले में दोस्तों रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर दिया जाता है और फाइनली NDTV की रिपोर्ट ये बताती है कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये मर्डर नहीं है, सुसाइड है। ये सिर्फ एक नेपोटिज्म का भार। आज अर्नब गोस्वामी 3 महीने से नेपोटिज्म की कहानी सुना रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद पता होना चाहिए कि उन्होंने उनके ऑफिस में ही नेपोटिज्म चलती है। उन्होंने अपनी वाइफ को एडिटर्स हेड बना के रखा है, जो पहले झाग लेनी चाहिए थे, उसके बाद नेपोटिज्म की वकालत करते। आज रिया चक्रवर्ती को बेल दिया गया, लेकिन फिर भी दोस्तों आज इस देश में इस केस को घुमाया जा रहा है ताकि लोगों को असली मुद्दे से भटकाया जाए। बहुत सारे हमारे टीवी मीडिया के सामने टॉपिक थे एम्प्लॉयमेंट पे बात करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करने के लिए, देश की GDP पे बात करने के लिए, इकोनॉमी पे, फार्मर बिल पे बात करने के लिए, लेकिन असली मुद्दों से भटकाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत जैसे केसेज टॉपिक को खोल दिए जाते हैं ताकि लोग, जनता को एंटरटेनमेंट हो सके और एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाए तो लोग भी ज्यादा TRP बटोर पाएंगे हम लोग। रिया को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो एक इजी टारगेट थी, वो एक लड़की थी, सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, वो एक एक्ट्रेस थी और मीडिया ने तो उनके बारे में तमाम हदों को पार ही कर दिया था। चलिए फिर बात करेंगे किसी और वीडियो में इस बारे में। और इसे सब चीज का फायदा हुआ। कंगना रनावत यहाँ पे एक स्टार बन गई और भी ज्यादा सुपरस्टार, यहाँ पे एक ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली पहले से ज्यादा इनको, और एक पॉलिटिकली ये एक स्टैंड अप खड़ा करने की
शुरुआत करते हुए एक पॉलिटिकल स्टैंड पे आ गई दोस्तों। आज सेम केस है दोस्तों हाथरस के अंदर, हाथरस की गुड़िया के साथ यही हुआ है दोस्तों। क्यों हम भूल जाते हैं कि वैसे केसेस पे जब मोदी जी बोलते थे तो आज हम क्यों नहीं उनसे सवाल कर रहे हैं। उठिए और उनसे सवाल कीजिए, आस्क क्वेश्चन टू दी पावर। कहाँ है चौकीदार साहब, क्यों आप क्या काम किए, आपने क्यों उनकी जान को नहीं बख्शा, उनके परिवार के साथ ऐसी की, क्या वजह रह गई थी, सरकार इतना निर्दयी कैसे हो सकती है। तो क्या मोदी जी ये है सच्चाई आपकी सरकार की, है आपकी एमएलए की, आपकी पार्टी की सच्चाई। तो क्या मोदी जी आप ये बताएंगे कि इन क्रिमिनल्स जो हैं कुलदीप सेंगर जैसे लोग, उनसे आपको क्या मदद मिलती थी और क्या आपको पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मदद मिलती थी जिसके बाद से, जिसके लिए आप इनको जेल के अंदर नहीं बंद करते थे, इनके साथ कार्रवाई नहीं करते थे। क्या वो वजह थी, क्या वो आपकी सत्ता की रोटी सेकने में मदद करते थे, जरा हम जनता को भी तो बताइए। दोस्तों आप सोचिए, एक आम आदमी का भरोसा क्यों ना प्रशासन से उठ जाए जब ऐसी निर्दयी किया जाए हमारे प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। क्यों एक आम आदमी क्रिमिनल नहीं बन जाए जब ऐसे प्रशासन की हरकत देखे और वो खुद कानून को अपने हाथ में लेना चाहे। आज देश की सच्चाई ऐसा बन गया कि जो लोग सच बोलना चाहते हैं उनको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। देखा आपने गौरी लंकेश की हत्या करवा दी गई, आज तक पता नहीं चल पाया। शिखर अग्रवाल जो कि आरोपी है दोस्तों एक केस में, उसको अवार्ड दिया जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा। कन्हैया कुमार, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा जैसे लोगों को एंटी नेशनल बताने की कोशिश की जा रही है ताकि ये लोग ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, ये है सच्चाई। ये और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लोग चले गए तो हमारे खिलाफ बोलेगा कौन, हमारी सच्चाइयों को बाहर कौन लाएगा। इसलिए बांस को खत्म कर दो, बांसुरी अपने आप नहीं बनेगी और नहीं बनेगी तो बजेगी कैसे, ये आज हो रही है। तो बच कर रहिए और सच का साथ दीजिए दोस्तों, सच को स्वीकार कीजिए, झूठ का बहिष्कार कीजिए। सरकार के पास दोस्तों ये डेटा नहीं है कि कितने एम्प्लॉयमेंट डाटा है आपके पास, रेट है कि नहीं, कितनी जीडीपी आपकी गिरी है इतने सालों में, लेकिन सरकार के पास ये डाटा बहुत है। ये जरूर है कि दोस्तों कि आपने 3 साल 4 साल के अंदर किस किस से व्हाट्सएप पे चैट किए, ये डाटा सरकार के पास है। बताइए कौन सी सरकार है। आज ये है सच्चाई डेमोक्रेसी की, ये है सच्चाई हमारे देश की और ये है सच्चाई बीजेपी गवर्नमेंट की। फिर भी अंधभक्त लगातार उनकी सपोर्ट करते हैं और मैं पूछना चाहता हूँ अंधभक्त से कि क्यों ऐसे क्रिमिनल आज लगातार बचते आ रहे हैं। सो अब मैं तो कुछ नहीं करना चाहूंगा इस बारे में कि ऐसे एमएलए और एमपी घूम रहे हैं खुल के और आपके नेता जो है जी हैं वही सपोर्ट करते हैं। सो